हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चली होगी। आज प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, लेकिन उसी की तरह आपके लिए हम लेकर आए हैं एक टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल की प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि हम सॉल्व करेंगे 2003 के क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस ईयर लगाने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, और 25 से 30% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली, यदि आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया है तो 25 से 30% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप समय पर अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हम 3, 4 ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन विश्वस्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांचगिरी प्रभाव या फिर वन आरोपण। तो बताना है कौन सा विश्वस्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है। तो क्या है? वन अपरोपण, यानी कि यदि आप वन लगाते हैं तो क्या है, यह एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणों में चर्म रोग होता है, यानी कि ओजोन परत का क्षरण होता है तो उससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से चर्म रोग होता है। ठीक है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या होता है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं। वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलता है। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि SO2 कहाँ से निकलता है, तो यह निकलता है मोटर वाहनों से, जो जल के साथ संयोग कर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है तथा बरसात के साथ भूमि पर गिरता है। और कांचगिरी प्रभाव क्या होता है? कांचगिरी प्रभाव का जो तात्पर्य होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग से है। इसके लिए CO2 एंड CH4 यानी कि मीथेन जिम्मेवार है, जबकि वन अपरोपण एक समस्या नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें बताना है। हर्मटन सऊदी अरब, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड। बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, आइए देखते हैं। ये जो हर्मटन है, ये सऊदी अरब में चल करके, यह जो है हर्मटन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल यानी कि सहारा मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होती है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इससे वहाँ की नम जलवायु में राहत मिलती है। अतः इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं या फिर इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। यही गलत है, बाकी सभी के सभी क्या है, सही से मिलते हैं। चिन्हू क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इसी को USA बोलते हैं। यदि USA आ जाए तो इसको आप लगाएंगे ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में और फॉन स्विट्जरलैंड में। यह हर्मटन करेक्ट है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांकी विभव, जनसंख्या विभव या फिर प्रजननता संक्रमण। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जननांकी विभव। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जनांकीय संक्रांत कहते हैं। इस संक्रांत का आरंभ, मध्य और अंत होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च तथा वृद्धि दर निम्न होती है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? इसमें क्या होता है, मृत्यु जो दर होती है तेज़ी से होती है तथा जन्म दर भी उच्च होती है। तृतीय अवस्था में क्या होता है? तृतीय अवस्था देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जन्म दर तेज़ी से घटती है तथा मृत्यु दर कम होती रहती है, और जो वृद्धि होती है वो भी घटना प्रारंभ हो जाता है। चौथी अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर तथा जन्म दर कम हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है कायिक घनत्व, आंकिक घनत्व, आर्थिक घनत्व या फिर कृषि घनत्व। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कायिक घनत्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मैं ऑप्शन यानी कि आंसर को हाइड कर ले रहा हूँ, जिससे कि आप अपना आंसर लगा सकें और आप चेक कर पाएँ खुद को कि आप सही लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। किसी देश के कुल कृषित भूमि का देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति इकाई कृषि भूमि में लोगों की संख्या निकल आती है। इसे कायिक घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला देख लीजिए। कायिक घनत्व यह पूछ सकता है, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, यानी कि जितनी जनसंख्या रहेगी उसमें कुल कृषि क्षेत्र से भाग दे देंगे तो वहाँ पे कायिक घनत्व निकल आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः कौन से हैं? भारत, USA यानी कि भारत एवं अमेरिका, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं अर्जेंटीना, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा बृहत्तम निर्यातक है? चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। 4 करेक्ट है।
सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चीन है, उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका, यानी कि भारत, चीन, अमेरिका क्रमशः ये तीनों क्रम है, ये आपको याद रखना है। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन से हैं? ये भी चीन एवं थाईलैंड, चीन एवं भारत, भारत एवं हिंदोनेशिया, भारत एवं थाईलैंड। तो कौन है? चीन एवं भारत हैं। पहले नंबर पर चीन है और सेकंड पे क्या था? भारत था। चावल उत्पादन में चीन, भारत एवं इंडोनेशिया क्रमशः प्रमुख उत्पादक हैं, किंतु इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, यानी कि इंडोनेशिया क्या है? निर्यातक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कहवा, ब्राज़ील, कपास, मिस्र, चाय, श्रीलंका, रबड़, मलेशिया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दो ऑप्शन करेक्ट सुमेलित नहीं है। कपास, कपास वर्तमान में कपास में प्रमुख उत्पादक क्रमशः चीन, अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत रूस। ये 2003 की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, ये 2003 की बात हो रही है। और उस टाइम के हिसाब से ये करंट का एक क्वेश्चन था, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कपास उत्पादन में सबसे प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैग्नीज, गैबन, तांबा, वेनेजुएला, टीन, मलेशिया। तो जो करेक्ट नहीं है वो है तांबा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तांबा चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। बाकी देशों में संबंधित खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में लुगदी सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश का नाम बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर भारतवर्ष। तो कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? पर्यावरण सहायक, प्रकीर्ण वितरण, नव्यकरणीय या फिर चिरस्थायी। किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण सहायक, नव्यकरणीय एवं चिरस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ होते हैं, यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा क्या है? हर जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भारतीय प्रामाणिक समय लिया जाता है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो हमें तो नहीं लगता कि ये क्वेश्चन को, यह जो क्वेश्चन है किसी को नहीं आता होगा, सबको ये क्वेश्चन आता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या आ जाएगा? चौथा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारतीय समय लिया जाता है। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है इन राज्यों को? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। किसको करती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिससे कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के 4 भूमिकाएं नगरों की सही जनसंख्या के सही आकार क्रम को प्रदर्शित करता है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, या फिर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो कौन सा क्रम है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की संख्या कितनी थी? 21, 25, 23 और 27। तो ये 2003 की बात हो रही है, और उस समय 1991 की जनगणना की बात हो रही है। और प्रेजेंट टाइम पे आपको कमेंट करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? उस समय इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि उस समय 23 थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वेलाडीला छत्तीसगढ़, यानी कि वेलाडीला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किससे उत्पादन करता है? बॉक्साइट्स के, तांबा के, लौह अयस्क के, या फिर जल विद्युत की। तो वेलाडीला जो खान है वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत उच्च कोटि के लौह अयस्क भारत में सीमित पाए जाते हैं, केवल छत्तीसगढ़ के बेलाडीला में ही निहित है। छत्तीसगढ़ वर्तमान में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, उसके पश्चात गोवा का स्थान आता है, यानी कि सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है गोवा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंजाब हिमालय, सिंधु नदी, कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी, नेपाल हिमालय, काली नदी, असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर भिलाई? अमेरिका का पिट्सबर्ग यानी कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 जमशेदपुर। अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का जमशेदपुर, अतः जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? अफगानिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान। तो किसके बाद है? ईरान के बाद है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कालीन उत्पादन में ईरान का सर्वप्रमुख स्थान है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल फिर किसी कारणवश हम आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कल जो है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और आगे हम 2 वीडियो लाएंगे जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं शाम को इतिहास की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।